चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में परागण या पॉलिनेशन। पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण की क्रिया कीट, वायु, जल, पक्षी, जंतुओं के द्वारा संपन्न होती है। भाई परागण की क्रिया किस किस के द्वारा संपन्न होती है? भाई कीटों के द्वारा भी होती है, वायु के द्वारा भी होती है, जल के द्वारा होती है, पक्षी के द्वारा होती है और जंतुओं के द्वारा भी यह क्रिया होती है। कौन सी? परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। देखिए परागण के प्रकार। परागण 3 प्रकार का होता है। स्वयुग्मन परागण, ऑटोगेमी जिसे अपन बोलते हैं। पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वयुग्मन कहलाता है। पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वयुग्मन कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मटर का पौधा, ठीक है, या मटर। सजात पुष्पीय परागण देखिए, पराग कणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पराग कणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। ठीक है भाई, इसमें क्या था कि पुष्प वही रहेगा, उसी पुष्प में पराग कण चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? स्वयुग्मन कहलाएगा। जबकि इसमें क्या हो रहा है सजात वाले में कि पराग कणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के, भाई पौधा सेम रहेगा परंतु क्या रहेगा? पुष्प अलग रहेगा। पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसमें मक्का। स्वयुग्मन व सजात पुष्पीय परागण स्वपरागण के प्रकार हैं। भैया किसके प्रकार हैं? स्वपरागण के ही प्रकार हैं। क्या स्वपरागण या स्वयुग्मन के लिए अनुकूलन? देखिए क्या होता है, उभयलिंगिता इसमें पहला टॉपिक दे रखा है। पुष्प में नर जननांग व मादा जननांग का एक साथ पाया जाना उभयलिंगिता कहलाता है। पुष्प के नर जननांग व मादा जननांग का एक साथ पाया जाना उभयलिंगिता कहलाता है तथा ऐसे पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। सीधी सी बात है कि भाई जिसमें नर तथा मादा दोनों एक साथ ही पाए जाएंगे जननांग, तो वो उभयलिंगिता कहलाएगा। मतलब कि उसमें क्या दोनों के ही जननांग उपस्थित होते हैं और ऐसे पुष्प को अपन उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला है हमारा समकाल पक्वता। तो देखिए समकाल पक्वता क्या होती है? पुष्प के नर जननांग व मादा जननांग का एक साथ एक समय में परिपक्व होना समकाल पक्वता कहलाता है। सीधा सीधा समझना है आपको कि भाई पुष्प के नर जननांग मतलब कि नर जो जननांग है व मादा जननांग है वह एक साथ एक ही समय पर परिपक्व हो जाते हैं, तो उसे समकाल पक्वता कहलाता है या कहते हैं। समकाल पक्वता से स्वपरागण की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समकाल पक्वता से स्वपरागण की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला है अनुन्मील्यता। देखिए ये क्या होता है? अनुन्मील्यता कि भाई कुछ पुष्प सदैव बंद अवस्था में रहते हैं। क्या रहते हैं? बंद अवस्था में रहते हैं, जिन्हें उन्मील्य पुष्प कहते हैं। जिन्हें क्या बोलेंगे? उन्मील्य पुष्प कहते हैं तथा पुष्पों का सदैव बंद अवस्था में रहना उन्मील्यता कहलाता है। पुष्पों का सदैव बंद अवस्था में रहना उन्मील्यता कहलाता है। एग्जाम्पल है वायोला, ऑक्जेलिस, कनकोवा, इसको कोमेलिना भी अपन कहते हैं। क्या स्टार पॉइंट है अपने पास? सजात पुष्पीय परागण आनुवांशिक दृष्टि से स्वपरागण तथा क्रियात्मक दृष्टि से परपरागण होता है। सजात पुष्पीय परागण आनुवांशिक दृष्टि से स्वपरागण तथा क्रियात्मक दृष्टि से परपरागण होता है। क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वजात पुष्पीय परागण आनुवांशिक दृष्टि से कौन सा परागण होता है? तो ये स्वपरागण के अंतर्गत आता है तथा क्रियात्मक दृष्टि से क्या होता है? परपरागण के अंतर्गत आता है। स्वपरागण पादपों में अंतःप्रजनन अवसाद उत्पन्न करता है, मतलब कि नुकसान ये यहाँ पे उत्पन्न करेगा। क्या अगला पॉइंट है अपने पास, टॉपिक है सजात परागण या परपरागण या परानिषेचन। तीनों इसी के नाम है। एक पादप पुष्प से पराग कणों का मुक्त होकर उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। एक पादप पुष्प से पराग कणों का मतलब कि पादप के पुष्प से जो पराग कण है
पराग कणों का मुक्त होकर, मतलब कि वहाँ से स्वतंत्र होकर उसी जाति के दूसरे पादप, ठीक है, परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। परागकण के लिए अनुकूलन बही प्रजनन की युक्तियां देखिए। एक लिंगिता, पुष्प में नर जननांग व मादा जननांग दोनों में से किसी एक का पाया जाना एक लिंगिता कहलाता है। पुष्प में नर जननांग व मादा जननांग दोनों में से किसी एक का पाया जाना एक लिंगिता कहलाता है तथा ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे पुष्प? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। एग्जाम्पल रहेगा आपका पपीता और तरबूज। लौकी में पुष्प तो एक लिंगी पाए जाते हैं, लेकिन पादप पर दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्प पाए जाएंगे। अतः लौकी में स्वजात पुष्पीय परागण होता है। भाई लौकी में क्या है? स्वजात पुष्पीय परागण होगा। अगला है विषम काल पक्वता। पुष्प में जायांग व पुमंग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना विषम काल पक्वता कहलाता है। ठीक है, जायांग व पुमंग, ठीक है, एक तो मादा जननांग और एक नर जननांग अलग अलग समय पर क्या हो रहे हैं? परिपक्व होना है, क्या कहलाएगा? विषम काल पक्वता कहलाता है। यदि पुष्प में जायांग पहले परिपक्व होता है तो इसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। यदि पुष्प में जायांग पहले परिपक्व होता है तो इसे स्त्री पूर्वता कहेंगे। एग्जाम्पल जबकि होता है एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका बरगद। यदि पुष्प में जायांग मतलब कि मादा जननांग पहले विकसित होगा या परिपक्व होगा तो इसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बरगद। और इधर यदि पुष्प में पुमंग पहले परिपक्व होता है, मतलब कि नर जननांग पहले परिपक्व हो जाता है, तो इसे पुरुष पूर्वता कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? पुरुष पूर्वता कहेंगे। यहाँ पे पुरुष पूर्वता कर लेना आप। कहते हैं कपास या गुड़हल, इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। पूर्वता भी कह सकते हैं, पुरुष पूर्वता भी कह सकते हैं इसे। हर्कोगेमी देखिए, पुष्प में नर जननांग परागकोश व मादा जननांग वर्तिकाग्र। वे पुरुष में नर जननांग परागकोश व मादा जननांग वर्तिकाग्र के मध्य संरचनात्मक अवरोध का पाया जाना हर्कोगेमी कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? हर्कोगेमी कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखिए इसके। कुछ पादपों में वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसर की तुलना में क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इस कारण इन पादपों में स्वपरागण संभव नहीं होता। कुछ पादपों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर की तुलना में क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इस कारण इन पादपों में स्वपरागण संभव नहीं होता है। सेकंड है कलिहारी पादप में परागकोश का स्फुटन इस प्रकार होता है कि परागकण अत्यधिक दूर जाकर गिरते हैं और इस कारण स्वपरागण नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या है? यहाँ पे परागकण क्या है? बहुत ज़्यादा दूर जाकर उसमें गिरते हैं, इस कारण क्या है? यहाँ पे स्वपरागण होना संभव नहीं होता है। अगला है संबंधबद्धता या स्वबंध्यता व स्वअयोग्यता। पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने की क्षमता को खो देना स्वबंध्यता कहलाता है। पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने की क्षमता को खो देना ही क्या कहलाता है? स्वबंध्यता कहलाता है। एग्जाम्पल इसमें अंगूर और पिटूनिया। देखिए परागण के कारण साधन या कर्मक। अगला टॉपिक अपना, तो वह कारक या साधन जो परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं उन्हें परागण कारक या साधन कहते हैं। वह कारक या साधन जो परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं उन्हें परागण कारक या साधन कहते हैं। परागण कारक दो प्रकार के होते हैं। परागण कारक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक अजैविक कारक होते हैं और दूसरा जैविक कारक होते हैं। तो देखिए अजैविक कारक में सिर्फ दो होते हैं अपने, वायु और जल के माध्यम से, जबकि जैविक कारक में कीटों 80% ये क्या होते हैं? मधुमक्खी के द्वारा संपन्न होते हैं। पक्षी
जंतु जिसमें बंदर, चमगादड़, सरीसृप जिसमें छिपकली, सांप जो कि चंदन, और चींटियाँ जो कि आम। अब पढ़ते हैं अजैविक कारक में वायु परागण। वायु के माध्यम से संपन्न होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है। सीधा सा है आपके पास कि भाई वायु के माध्यम से संपन्न होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है। जिन में परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है उन्हें वायु परागित पुष्प कहते हैं, तथा जिन पुष्पों में परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है उन्हें वायु परागित पुष्प कहा जाता है, और ऐसे परागण को वायु परागण कहते हैं। अजैविक साधनों में सर्वाधिक या प्रमुखतया परागण वायु के द्वारा होता है। अजैविक साधनों में सर्वाधिक या प्रमुखतया परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा संपन्न होती है। वायु परागण घासों में सर्वाधिक पाया जाता है तथा अनेक फसली पौधों में भी परागण की क्रिया वायु के माध्यम से ही होती है। एग्जाम्पल में आ जाएगा में मक्का। अब देखिए भाई वायु परागण हेतु अनुकूलन या विशेषताएं देखिए भाई किन किन क्या विशेषताएं होनी चाहिए जब वायु परागण होता है। वायु परागित पुष्पों में मतलब कि वायु परागित पुष्पों में बहुत अधिक संख्या में पराग कणों का निर्माण होता है, क्योंकि वायु परागण एक संयोगवश घटना होती है। वायु परागित पुष्पों में अधिक संख्या में पराग कणों का क्या होता है? निर्माण होता है, क्योंकि वायु परागण एक संयोगवश घटना होती है। दूसरा है परागकण बहुत हल्के, छोटे व शुष्क होते हैं ताकि वह दूर स्थानों तक जा सके। परागकण बहुत हल्के, छोटे व शुष्क होते हैं ताकि वह दूर स्थानों तक जा सके। अगला है इनके पुंकेसर लंबे तथा अनावृत मतलब कि बिना ढके हुए होते हैं ताकि परागकण हवा के साथ आसानी से जा सके। इनके पुंकेसर लंबे तथा अनावृत या बिना ढके होते हैं ताकि परागकण हवा के साथ आसानी से जा सके। अगला पॉइंट, इन पुष्पों की वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र चपटे होते हैं। इन पुष्पों की वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र चपटे होते हैं। अगला पॉइंट है वायु परागित पुष्पों के प्रत्येक अंडाशय में केवल एक बीजांड पाया जाता है। वायु परागित पुष्पों के प्रत्येक अंडाशय में केवल एक बीजांड पाया जाता है। वायु परागित पुष्पों में मकरंद अनुपस्थित होता है और ना ही यह सुगंधित होते हैं। वही मकरंद यहाँ पे क्या होता है? अनुपस्थित होएगा और ये ना ही ये सुगंधित होते हैं क्या। अगला है वायु परागित पुष्प रंगीन व चमकदार नहीं होते हैं। वायु परागित पुष्प रंगीन व चमकदार नहीं होते हैं। वायु परागित पुष्प अधिकांशतः एकलिंगी होते हैं। वायु परागित पुष्प अधिकांशतः एकलिंगी होते हैं। वायु परागित पुष्पों की वर्तिकाग्र चिकनी व पिच्छ युक्त होती है। तो ये सभी क्या थी? वायु परागण के लिए अनुकूलता थी या इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। इसके बाद आपका अगला परागण आ रहा है जल परागण। ठीक है, तो जल परागण देखिए, हाइड्रोफिलिस को इंग्लिश में बोलते हैं। जल के द्वारा संपन्न होने वाला परागण जल परागण कहलाता है तथा ऐसे पुष्प जिनमें परागण की क्रिया जल के द्वारा संपन्न होती है उन्हें जल परागित पुष्प कहते हैं। जलीय पादपों में जल परागण बहुत कम होता है और केवल 30 वंश जल परागण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से अधिकांश पादप एक बीजपत्री व एक लिंगी होते हैं। जल परागण दो प्रकार का होता है। पहला है इसमें अधिजल परागण और दूसरा होता है इसमें अधोजल परागण। तो पहला अपन पढ़ते हैं अधिजल परागण। एम्फीहाइड्रोफिली देखिए, वह जल परागण जो जल की सतह पर संपन्न होता है अधिजल परागण कहलाता है। वह जल परागण जो जल की सतह पर संपन्न होता है अधिजल परागण कहलाता है। वेलिसनेरिया के मादा पुष्पों का वृंत अधिक लंबा व कुंडलित होता है। वेलिसनेरिया के मादा पुष्पों का वृंत अधिक लंबा व कुंडलित होता है। मादा पुष्पों के परिपक्वन के समय कुंडलन खुले जाते हैं। मादा पुष्पों के परिपक्वन के समय कुंडलन खुल जाते हैं और मादा पुष्प जल की सतह पर क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। नर पुष्पों के परिपक्वन के समय परागकण या स्वयं नर पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं
नर पुष्पों के परिपक्वन के समय परागकण स्वयं नर पुष्प जल की सतह पर क्या होते हैं, आ जाते हैं और तैरते रहते हैं तथा जल धाराओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचा दिए जाते हैं तथा इनमें से कुछ परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने में क्या होते हैं, सफल होते हैं। अगला है अधोजल परागण। वह जल परागण जो जल के अंदर संपन्न होता है अधोजल परागण कहलाता है। वो वाला क्या था, अधिजल परागण, जो जल की सिर्फ सतह पर होता था वो अधिजल परागण कहलाता है, और ये जो जल के अंदर होगा वो कहलाएगा अधोजल परागण। समुद्री घासों में पुष्प पानी की सतह के नीचे पाए जाते हैं। समुद्री घासों में पुष्प पानी की सतह के नीचे पाए जाते हैं तथा परागकण भी पानी की सतह के नीचे मुक्त किए जाते हैं और संयोगवश कुछ परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। और संयोगवश क्या होते हैं, कुछ परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल में जोस्टेरा और हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया व हाइड्रिला स्वच्छ जलीय पादप तथा जोस्टेरा समुद्री घास समुद्री पादप होता है। जल परागण हेतु अनुकूलन देखिए या विशेषताएं देखिए। जल परागित पुष्पों के परागकण लंबे व फीते जैसे होते हैं तथा पानी की सतह के नीचे जल धाराओं के साथ निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। अगला है जल परागित पुष्प ना तो सुगंधित होते हैं और ना ही मकरंद युक्त है। भाई इसमें क्या है, किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं पाई जाती और इनमें मकरंद भी अनुपस्थित होते हैं। मादा पुष्पों का वृंत अधिक लंबा व कुंडलित होता है। तो मादा पुष्पों का वृंत क्या होता है, इसमें अधिक लंबा व कुंडलित होता है। अगला है जल में पाए जाने वाले सभी पुष्पीय पौधों में जल परागण नहीं होता है, जैसे जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ। कमल व वोडली के परागकण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होती है। अगला है वायु तथा जल परागण प्रदर्शित करने वाले दोनों प्रकार के पादपों में परागण संयोग पर निर्भर करता है, अतः इस परिघटना के कारण बहुत बड़ी संख्या में परागकणों की हानि होती है। वायु तथा जल परागण प्रदर्शित करने वाले दोनों पादपों में परागण संयोग पर निर्भर करता है, अतः इस परिघटना के कारण बहुत बड़ी संख्या में परागकणों की हानि होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके जैविक कारकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कीटों द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आपके सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए और 12th क्लास में अच्छे से अच्छे नंबर लाते रहिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल के में। तब तक के लिए धन्यवाद।